हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेहान मैथमेटिक्स में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और घर में रहिए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि लॉकडाउन जो है 3.0 लागू हो गया है। अब जो लॉकडाउन 2 वीक और बढ़ा दिया गया है। अब ये लॉकडाउन जो है 3 मई से 17 मई तक कर दिया गया और ना जाने ये आगे कब तक बढ़ते रहेगी। इस दरमियान आपकी पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा बाधा आ रही है। इस सब से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ये चैनल बनाया और इसके जरिए, इसके माध्यम से आप सभी को पढ़ाई करवा रहा हूँ। तो पिछले 2 दिनों से मेरी तबीयत काफ़ी नाजुक हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। मुझे बुखार और तेज सर में दर्द थी, जिसके कारण मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग की दुआ से मैं अच्छा हो गया। ठीक है, तो अब टाइम पे आप लोग की क्लासेस आएगी, आप लोग देखिएगा। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, मैं उसको बता दूं, इस चैनल पे क्लास 9th 10th की मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई शानदार तरीके से करवाई जाएगी। अभी हम लोग क्लास 10, क्योंकि बोर्ड नज़दीक आने वाला है, 2021 में बोर्ड की एग्ज़ाम होने वाली मैट्रिक की, तो मैं 2021 के लिए मैट्रिक बोर्ड के एग्ज़ाम के व्यू से अभी क्लास 10 स्टार्ट किया हूँ। मैं पहला चैप्टर वास्तविक संख्या स्टार्ट कर चुका हूँ। पिछले 3 क्लास हो चुके हैं, आज ये मेरी 4थी क्लास है पहला चैप्टर का। और मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि मैं पहले टॉपिक को सेलेक्ट करता हूँ, टॉपिक के बारे में बताता हूँ, परिभाषा या डेफिनेशन मैं करवा देता हूँ। साथ ही साथ मैं उसके बाद थ्योरी करवाता हूँ, यानी फॉर्मूला क्या होते हैं, फॉर्मूला के बारे में बता देता हूँ। तब मैं एग्जाम्पल करवाता हूँ, तब मैं उसके बाद एक्सरसाइज करवाता हूँ। और साथ ही साथ मैं पिछले 10 साल जो बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो पिछले 10 साल का क्वेश्चन भी मैं टॉपिक वाइज यानी चैप्टर वाइज करवाता हूं, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण सिद्ध होगा। बहुत ही ज्यादा आप लोग के लिए यह महत्वपूर्ण होगा। एक एक चीज बारीकी से हम लोग पढ़ते हैं और सीखते हैं। एक भी नंबर आपके एग्जाम में मिस होने की गुंजाइश नहीं है। आप लोग नाफिक्र होकर इस चैनल पे पढ़ें और आपको सारी फैसिलिटी इस चैनल पे मिलेगी। ऐसा मैथ आपको यूट्यूब के किसी भी चैनल पे नहीं पढ़ाया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन शानदार तरीके से मैं आपको मैथ ऐसा पढ़ा दूंगा, ऐसा मैथ में मैं आपको तेज बना दूंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 स्कोर करके आएंगे। ये मेरा आपसे वादा रहा। बशर्ते आप मेरी वीडियो को रेगुलर देखिए, क्लासेस को हमेशा ज्वाइन कीजिए और मेरे होमवर्क को आप लोग कंप्लीट किया कीजिए नोट्स बना के। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में मैं 5 क्वेश्चन दिया था आपको, जो कि पिछले 3 सालों में बोर्ड द्वारा पूछे गए थे। एक क्वेश्चन मैं आपको बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके किसी भी नंबर का मौसा निकालने के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। 2 नंबर का पक्का है, फर्स्ट सीटिंग हो या सेकेंड सीटिंग हो। आप लोग अगर इसे बना लिए होंगे तो मेरा दावा है कि किसी भी नंबर का आप मौसा निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का आप एचसीएफ निकाल सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में आपके 2 नंबर पक्के हो गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं, और ये मैं 2018, 2019, 2020 के 2 प्रश्न फर्स्ट सीटिंग सेकेंड सीटिंग के पूछे गए थे। मैं आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवा चुका हूं, एग्जाम्पल भी करवा दिया था। उसके बाद मैं सब कुछ बताने के बाद आपको ये 6 क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, जो कि बोर्ड में पिछले 3 साल में पूछे गए थे। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को बना लिए होंगे तो मैं 100% कह सकता हूं कि अब आप लोग को कोई सा भी नंबर दे दे, कोई सा भी 2 नंबर दे दे उसका एचसीएफ यानी मौसा निकालने के लिए, तो आप 100% उसे बना सकेंगे। कहीं भी गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है,
और इसमें गेसिंग क्वेश्चन नहीं करवा सकते हैं क्योंकि नंबर बदलते रहता है हर साल जो है कोई सा भी नंबर, देखिए ना इसमें ये पूछा फिर नंबर चेंज कर दिया। नंबर चेंज कर देने से कोई मतलब नहीं है, बनाने का तरीका वही है। अगर आप कंसेप्ट आपका क्लियर है तो क्वेश्चन कोई सा भी रहे पैटर्न उसी पे बनेगा। ठीक है, चलिए तो पिछले क्लास में मैं 5-6 ये क्वेश्चन दिया था। अब जिसका आंसर मैं लिख चुका हूं, आप लोग मिला लीजिएगा। अभी भी किसी बच्चे को डाउट है, किसी को प्रॉब्लम है या किसी से नहीं बना है तो वो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि सर मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बना, आप फिर से समझा दीजिए। दोस्तों अगर आप मेहनत और लगन से पढ़िएगा और ध्यान से सीखिएगा तो मैं एक बार नहीं 10 बार आपको सिखाऊंगा, 10 बार बताऊंगा और आपसे वादा करता हूं कि मैं आपका मैथ 100 में 100% सही कर दूंगा, बशर्ते आप मेरी वीडियो क्लासेस रेगुलर देखिए। मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा आप लोग के लिए और आप लोग का भी फर्ज बनता है कि मेरे लिए मेहनत कीजिए, अपने लिए मेहनत कीजिए और आने वाले एग्जाम के लिए, ताकि आप अच्छे स्कोर कर पाए। ठीक है, तो पहला का आंसर जो है 870 225 का एचसीएफ जो यानी मास 15 आया, दूसरा का जो है 48 आया और उसके बाद जो ये 2018 का क्वेश्चन था 2019 में जो है 2019 के 2 क्वेश्चन थे, इसका आंसर जो आपका 285 आएगा इसका एचसीएफ। ये वाले नंबर का 963 तथा 657 का एचसीएफ यानी मास 9 आएगा और ये 2020 के क्वेश्चन है 276 और 1032 का एचसीएफ 12 आएगा और 1651 और 2032 का एचसीएफ 127 आएगा। आप लोग अगर बना लिए हैं तो आंसर को मिला लीजिएगा। अगर किसी में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आगे की क्लास को। चलिए तो आगे की क्लास अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग जो है थ्योरी क्लास पढ़ेंगे, थ्योरी। जी हाँ, आगे वाले क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे या जो भी क्वेश्चन आगे की एक्सरसाइज में है वो उनको बनाने के लिए पहले हम लोग को कुछ परिभाषा और जानने होंगे, कुछ फॉर्मूला जानने होंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन जानेंगे एग्जाम्पल से। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अंक गणित, अब ये आगे क्या पढ़ाइए। ठीक है, अंक गणित का मूलभूत परिमेय, अंक गणित का मूलभूत परिमेय यानी द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसी के अंडर में हम लोग को ये चीज पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए पहले आपको बहुत सारी डेफिनेशन यानी परिभाषा आपको मैं करवा चुका हूं इस चैप्टर में, जो चीजें सब करवा दिया। अब कुछ और बाकी है, मैं ये भी आपको करवा देता हूं। ठीक है, तो पहले में आपको जानना है कि महत्तम समावर्तक क्या होता है। महत्तम समावर्तक क्या होता है, जिसको इंग्लिश में HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, इसको आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं या कर लीजिएगा। मैं आपको समझा देता हूं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा उनमें उपस्थित अभाज्य गुणनखंडों में प्रत्येक के सबसे छोटे घात का गुणनफल होता है। नहीं समझ में आया? चिंता मत कीजिए, मैं फिर से बताता हूं। 2 या 2 से कभी जो है एचसीएफ निकालने के लिए 2 नंबर दिया जाएगा आपको, कभी आपको एचसीएफ निकालने के लिए 3 नंबर दिया जाएगा। इसीलिए बोला गया है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा उनमें उपस्थित अभाज्य गुणनखंडों में सबसे छोटे घात का गुणनफल होता है। ठीक है, अभी भी आपको अगर समझ में नहीं आया तो चिंता मत कीजिए, आपके एग्जाम में डेफिनेशन यानी परिभाषा नहीं पूछते हैं, उससे जुड़े फॉर्मूला और थ्योरी को पूछते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। परिभाषा मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ सके, जान सके, बेस आपका एकदम बिल्कुल रेडी रहे, हमेशा कमजोरी ना हो कहीं भी, तब आप आगे किसी चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसको परिभाषा से हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप लोग बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा नोट्स में, और मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं कि कैसे ही होगा। चलिए, बस आपको एग्जाम्पल ही समझना है, परिभाषा अगर नहीं समझ में आया तो। चलिए एग्जाम्पल में हम लोग जैसे देखेंगे, जैसे देख लीजिए
और 20 हो गया। अच्छा ऐसे आप देखिए, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। ये लिख लिए ना, महत्तम समावर्तक दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा उनमें उपस्थित अभाज्य गुणनखंडों में प्रत्येक के सबसे छोटे घात का गुणनफल होता है। सबसे छोटा घात सबसे बड़ा घात बताए ना, घात नहीं बताए हैं। और ये 2 पे पावर 2 है, यही ना घात है, जो ऊपर में पावर रहता है घात होता है, इसको घात कहते हैं। यहाँ 1 है, 1 घात है। यहाँ पे बोलिएगा सबसे ज्यादा घात कितना, अब 2 पे 3 पे पावर 3 देने के सबसे ज्यादा घात किस पे, इस पे है ना। और यहाँ पे 2 पे पावर 4 देने के सबसे ज्यादा घात किस पे हो गया, इस पे हो गया। इसी को घात कहा जाता है। तो आप लोग लिख लिए इसे, महत्तम समावर्तक किसे कहते हैं। इसका एग्जाम्पल से आपको अच्छे से मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दिमाग में सेट कर दूंगा कि एचसीएफ होता क्या है। अभी हम लोग एचसीएफ सीखे हैं, लेकिन एचसीएफ हमको निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते थे, लेकिन इस बार एचसीएफ निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। आगे मैं बताऊंगा, पहले आप इसका एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे दिया जाए, एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे दिया जाए कि 20 और ऐसे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा चलिए 6 और 20 का मासा ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6 और 20 का मासा ज्ञात करें। आप सीखिएगा, ध्यान से सीखिएगा। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? अरे गुणनखंड नहीं जानते हैं, गुणा करके लिखने वाला गुणनखंड। अभाज्य का मतलब होता है क्या, छोटा छोटा टुकड़ा में, मतलब अभाज्य नंबर क्या 2 4 5, ये नंबर बाय नंबर जो होता है ये अभाज्य होता है। गुणनखंड का मतलब होता है उसे तोड़ना, उसको फैक्टराइजेशन करना यानी उसको तोड़ना। अब देखिएगा कैसे इसको बनाएंगे, अच्छे से सीखिएगा, ध्यान से सीखिएगा। मैं आपके जेहन में ये बैठा दूंगा, ऐसा सिखाऊंगा कि आपके दिल और दिमाग दोनों में उतर जाएंगे, कभी आप नहीं भूलिएगा। बस एग्जांपल पे ध्यान दीजिएगा। देखिए अब हम लोग लिखेंगे 6 और एक बगल लिखेंगे 20। 2 नंबर दिया है ना, अगर 3 नंबर देता तो 3 नंबर लिखते हैं। यहाँ पे दिया है 6 दिया है और 20 दिया हुआ है। 6 और 20 दिया है तो कैसे बनाएंगे, पहले 6 को लिखेंगे और 6 को गुणनखंड करेंगे। 6 का गुणनखंड कैसे करेंगे, अगर आपको लिखना है 6 को कैसे लिखेंगे, 2 गुना 3, अरे 2 3 जा 6 होगा ना, 2 गुना 3 पे 2 दिया 6 हो गया ना, 2 दिया 6 हो गया। बस इसको तोड़ के लिखना है कि कैसे इसको लिख सकते हैं। 2 दिया 6 हो गया, इसका लिखने का एक और तरीका है, वो सबसे ज्यादा और सूटेबल है। हमेशा आप वैसे ही लिखिएगा, कभी भी गलती नहीं होगा, कभी भी गलती नहीं होगा, बस आप उसे हमेशा फॉलो कीजिएगा। 2 और 3 है। अब बोलिए तो एक बार ध्यान दीजिएगा, तो 2 इसमें कितना बार है, 2 कितना बार है, 2 तो एक ही बार में है। 2 एक बार है तो 2 पे पावर 1 दे देंगे, नहीं कुछ तो 2 पे पावर 1, यानी 2 जो है हमारा एक बार है तो 2 पे पावर कितना, 2 पे पावर 1 दे दिए। क्यों, क्योंकि 2 इसमें जो है एक ही बार है तो 2 पे पावर 1 यानी 2 पर घात 1 है, ठीक है। गुना 3 कितना बार है, 3 भी एक बार है तो 3 पे पावर 1 दे दिया। अगर इसमें 3 2 बार रहता तो 3 लिखते हैं, उसमें पावर में हम लोग 2 लिखते हैं। आप लोग को मैं पहले बता चुका हूं कि 2 पे पावर 2 है, इसका मतलब 2 को हम लोग 2 बार लिखेंगे। 3 पे पावर 2 है तो 3 को हम लोग 2 बार लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना, चलिए ध्यान से सीखिएगा। ये हो गया। अब हम लोग 20 को लिखेंगे। अब आप लोग कितने बच्चे कहेगा सर 20 को कैसे तोड़ेंगे, तोड़ना नहीं जानते, कोई बात नहीं, एलसीएम लेने आता है ना। अरे चौथा 5वां क्लास में, 4 क्लास 5 क्लास में पढ़े हैं ना। 20 का आप एलसीएम ले लीजिए, 20 का एलसीएम लीजिएगा, ऐसे लेंगे। देखिएगा 20 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 से सबसे पहले हमेशा 2 से लगाया जाता है, सबसे पहले हमेशा 2 से लगाया जाता है। 2 से नहीं लगेगा तो 3 से, 3 से नहीं लगेगा तो 5 से, 5 से नहीं लगेगा तो 7 से। ऐसे सोचना है हमेशा, पहले इवन फिर उसके बाद ऑड नंबर सोचते चलेंगे, यानी पहले सम संख्या उसके बाद विषम संख्या सोचेंगे, ठीक है। 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2 और यहाँ 0 यानी 2 दाएं 20, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 5, 2 5 10। अब लगेगा क्या, 5 से लगा दीजिएगा तो 5 एक बार में लगेगा। इसका मतलब है कि हम लोग 20 को कैसे लिख सकते हैं, 20 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 गुना 4 और 4 5 20। एकदम समझ में आएगा, बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज
बारीकी से सीखिएगा, मिस मत कीजिएगा। मिस कीजिएगा तो आपका फिर समझ में नहीं आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। 20 को हम लोग लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूना 4 और 4 पचे 20। अब इसमें बताइएगा, इसमें बताइए 2 कितना बार है, 2 कितना बार है, तो 2 जो है हमारा 2 बार है, तो 2 लिख दिए, 2 पे पावर 2 दे दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ पे 5 कितना बार है, 5 कितना बार है, 5 एक बार है। कितना बार है? एक बार है। हम लोग 5 लिखेंगे, 5 पे पावर 1 दे देंगे। आपका गुणनखंड तैयार हो गया। एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि अभाज्य गुणनखंड, जब भी बोलेगा अभाज्य गुणनखंड तो हम फटाक से नंबर को लिख के गुणनखंड कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, गुणनखंड कर देंगे। अभाज्य गुणनखंड ऐसे लिख देंगे, पहले तोड़ेंगे और उसके बाद दूसरा रूप में इसको कन्वर्ट करते चलेंगे, चेंज कर देंगे। आपको कभी भी गलती नहीं होगा, कभी भी आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा अगर ऐसे लिखिएगा तो। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, परिभाषा में क्या बताया कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा हमेशा उनमें उपस्थित अभाज्य गुणनखंडों में सबसे कम घात का गुणनफल होता है। अब एक चीज ध्यान से सीखिएगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए इस साइड वाला हो गया, अब इस पे ध्यान दीजिएगा। मासा निकालेंगे ना, मासा निकालेंगे ना, कैसे निकालेंगे सोचिए। कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा नंबर है इसमें और इसमें, इन दोनों में कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में है। पहला बात तो ये, पहला बात ये कि कौन सा ऐसा नंबर है इसमें और इसमें जो दोनों में एक है। कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि 2 जो है ना, 2 जो है आपका दोनों में है। दिख रहा है? अरे दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है नहीं दिख रहा है तो फिर से हम लिख देते हैं। देखिएगा इसमें कितना था, 2 पे पावर 1 गुना 3 पे पावर 1, इसमें आपको था 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 1। अब बोलिएगा कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में है, कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में है। तो देख लीजिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो जो है उसमें उसको आप सर्किल कर लीजिए। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप लोग ऐसे मत कीजिएगा, नहीं कर भी लीजिएगा तो कोई गलती नहीं होगा, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में है, 2 है। चलिए पहला बात क्लियर हो गया कि कॉमन फैक्टर को ढूंढना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड को ढूंढना है कि जो दोनों में होना चाहिए। पहला बात कि जो दोनों में होना चाहिए वही नंबर। अब बोलिए दोनों में 2 है। अब क्वेश्चन मासा का डिफिनेशन क्या बोलता था कि जिस पे सबसे कम घात हो, जिस पे सबसे कम घात हो वही उसका मासा कहलाएगा। जिस पे सबसे कम घात हो वही उसका मासा कहलाएगा। अब बोलिए कि 2 पे पावर 2 है और 2 पे पावर 1 है, तो घात कम वाला कौन है? 2 पे पावर 1 है, ये कम है या ये कम है? 2 पे, यहाँ भी 2 पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, तो सबसे कम घात वाला देखना है। घात मतलब पावर, यहाँ पे कम है या यहाँ पे कम है, तो कम वाला कौन है देख रहे हैं ना, 2 पे पावर 1, यही कम होगा। अरे 2 पे पावर 2 है तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो हमको क्या लेना है कि 2 पे जिसका घात सबसे कम हो। 2 पे पावर 1 है, सबसे घात किसका, इसका कम है, हम लिख सकते हैं इसीलिए 6 और 20 का मासा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पे पावर 1 हो जाएगा, यानी 2 को 1 बार ना, यानी 2 इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अभी भी आपको प्रॉब्लम है तो आप परेशान मत होइए, मैं आगे भी एग्जाम्पल करवाऊंगा। ठीक है, बस अभी मैं समझाने के लिए कि जो भी नंबर देगा उसका गुणनखंड कर लेंगे, उसको इस रूप में लिख देंगे और उसके बाद देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में है, जो दोनों में है उसके बाद जिस पे सबसे कम घात होगा उसी को उठा के लिख देना है। ठीक है, अगर बाय द वे इसमें और कोई नंबर रहता, वो भी नंबर दोनों होता तो हम लोग उसको भी लेते हैं और यहाँ पे फिर गुना करके लिखते हैं। मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे फिर मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब लासा के बारे में जान लीजिए। दोनों जो होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दोनों जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। मैं अभी अब समझाऊंगा आपको। पहले लासा या लघुत्तम समावर्तक किसे कहते हैं? एलसीएम इसको इंग्लिश में कहा जाता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम किसे कहते हैं या लघुत्तम समावर्तक किसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है, दोनों में एक चीज का फर्क है बस, इसमें महत्तम में सबसे कम पावर वाले यानी सबसे कम घात वाला नंबर को उठाना है, इसमें सबसे ज्यादा वाले घात को उठाना है। देखिए लिखा हुआ है
दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा, दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा उनमें उपस्थित सभी अभाज्य गुणनखंडों में प्रत्येक के सबसे बड़े घात, देखिएगा ये ना, ये लाइन जो मैं अंडरलाइन किया हूं, सबसे बड़े घात का गुणनफल होता है। सबसे बड़ा घात ही एलसीएम कहलाएगा और मौसा में सबसे छोटा घात, बस याद रखिएगा मौसा यानी महत्तम, ठीक है। महत्तम में आपको हमेशा छोटा घात लेना है, लघुत्तम में आपको हमेशा बड़ा घात लेना है। लेकिन दोस्तों एक चीज इसमें और रहता है, लेकिन आपको यह डेफिनेशन से क्लियर नहीं होगा, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। इसमें क्या होता है कि जो सबसे बड़ा घात है उसको लेना है और जो बच जाएगा उसको भी लेना है। मैं एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। पहला मौसा में सबसे कम वाला घात, लसा में सबसे ज्यादा वाला घात। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर भी परिभाषा अगर आपके दिमाग में सेट नहीं किया तो आप लोग लिख लीजिए, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। चलिए अब मैं इसी क्वेश्चन में आपको समझा देता हूं। इसी क्वेश्चन में मैं आपको समझाता हूं अच्छे से, देखिएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपको, और क्वेश्चन हमेशा एक चीज नहीं पूछता, दोनों चीज पूछता है, लसा और मौसा यानी एलसीएम और एचसीएफ दोनों पूछा जाता है, ठीक है। अगर बोल दे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6 और 20 का मौसा और लसा ज्ञात करें। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और दोस्तों ये एग्जाम्पल जो है आपका एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर, ये आपका एग्जाम्पल का एनसीईआरटी नंबर, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6 है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। अब मुझे डेट कंफर्म याद नहीं है, लेकिन ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर, ये आपका एनसीईआरटी, ये एग्जाम्पल नंबर आपका 6 है। मैं आपको पहले पूरा कंसेप्ट समझा दूं, फिर मैं आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन दे दे कि यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6 और 20 का मौसा और लसा दोनों निकालिए, दोनों ज्ञात कीजिए, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ क्या करेंगे देख लीजिए। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। अब इस बार दोनों निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। हाँ, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे तो तोड़ना उसी तरह, कैसे, जैसे तोड़ा जाता है। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2 3 6, यानी इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 1 गुना 3 पे पावर 1। अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं फिर से आपको समझा दूंगा, पक्का, ये मेरा वादा है। बस आप मेहनत कीजिए और वीडियो को अगर समझ में नहीं आए तो बार बार आप देखिए, क्योंकि मैं एक ही बात को 3 बार 4 बार रिपीट करता हूँ। समझ में ना आए ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। 20 का तोड़ेंगे, 20 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना कितना हो गया, 2 गुना 2 यानी 4, 4 5 20। इसको इस रूप में लिखेंगे, 2 कितना बार है, 2 जो आपका 2 बार है, यानी 2 पे पावर 2, और 5 कितना बार है, 5 एक बार यानी 5 पे पावर 1। अब आपको मौसा निकालना है दोनों नंबर का, आप सीधा लिखिएगा कि मौसा निकालना है। मौसा किसका, 6 और 20 का, 6 और 20 का, यानी यही दोनों संख्या है ना, इसी का आपको मौसा निकालना है। तो मौसा निकालने के लिए क्या बोले कि पहले आप ढूंढिए कि कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में है। कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में है, तो देख लीजिए आपका 2 जो है ना दोनों में है। पहला चीज हम लोग फाइंड कर चुके हैं, खोज लिए। दूसरा बात क्या कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन आ रहा है जो दोनों में है, और दूसरा बात ये कि उन दोनों में, इन दोनों नंबर, जो नंबर कॉमन आया जो दोनों में है, किस पे सबसे कम पावर है, किस पे सबसे कम घात है। तो आप देखिएगा यहां भी 2 यहां भी 2, दोनों कॉमन हो गया। सबसे कम घात वाला नंबर यही है ना, क्योंकि 2 पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, तो घात कम किसका हुआ, 2 पे पावर 1 या 2 पे पावर 2, 1 ना। अरे 1 कम होता है, 2 ज्यादा होता है। हम लोग लिखेंगे 2 पे पावर 1, यानी 2 पे पावर 1 का मतलब क्या, तो 2। इसका आंसर आपका मौसा 2 हो गया, ठीक है।
अब इसी नंबर का लासा कैसे निकालेंगे? लासा इसी तरीके से निकाला जाता है, नंबर को इसी तरह गुणनखंड करेंगे, इसी रूप में लिखेंगे। अब आपको यहाँ पे लासा निकालना है। लासा निकालेंगे किसी का? यही 6 और 20 का ही हम लोग लासा निकालेंगे। तो लासा निकालने के लिए क्या बोले? पहला बात वही कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन है, कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में आएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, कुछ है? यहाँ 3 है, यहाँ 5 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, यही नंबर है जो दोनों में आ रहा है, यानी कॉमन मल्टीपल को चूज करना है। तो यहाँ पे 2 जो है दोनों में आ रहा है। अब आप बोलिए लासा में क्या बोला था? लासा में क्या बोला था कि जिस पे सबसे ज्यादा पावर हो, ये ज्यादा घात वाला नंबर को उठाना है। ज्यादा घात वाला नंबर कौन है? यहाँ पे ये कम था ना, ये ज्यादा था, तो ज्यादा वाला उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ज्यादा वाला नंबर को उठा लिए, मासा में कम घात वाला उठाना है, लासा में ज्यादा वाला उठाना है, ठीक है। और हाँ, एक ट्विस्ट इसमें और बचा है। क्या? मैं बताया था कि एग्जांपल में बताऊंगा। क्या? कि जो कॉमन आएगा उसमें सबसे बड़ा घात को ले लेंगे, और बाकी बात जो बच जाएगा, देखिए ये दोनों का तो काम हो गया ना, बाकी बात जो बच जाएगा उसको भी लिख के गुना कर देंगे, तभी लासा होगा। बाकी जो यानी जो कॉमन आएगा, कॉमन में सबसे बड़े घात को लिखेंगे और जो बच जाएगा उसको भी लिख के गुना करेंगे, तभी आंसर आएगा, ठीक है। अब बोलिए, ये तो आप देख लिए कि कॉमन था, कॉमन में सबसे ज्यादा घात इसका था, ये लिख लिए, ये दोनों का बात खत्म। बचा कौन? यही दोनों ना। अब मत बोलिएगा सर ये लिखे ये भी बचा है, नहीं, ये कॉमन नंबर था, यानी इन दोनों में सबसे कम ज्यादा घात वाला आप लोग ले चुके हैं। जो कॉमन आ जाएगा उसमें से सबसे ज्यादा घात वाला लेना है और कुछ नहीं, और बाकी बात जो बच जाएगा उसको भी लेना है। बचा क्या आपका? 3 पे पावर 1, और क्या बचा? गुना 5 पे पावर 1। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ऐसा 3-4 एग्जांपल बताऊंगा, आपके दिमाग में मैं सेट कर दूंगा। चलिए अब बोलिए 2 पे पावर 2 का मतलब क्या है? 2 का स्क्वायर बोलिए, या 2 पे पावर 2 का मतलब क्या बोलिएगा? 2 पे पावर यानी 2 है ना, यानी 2 को हम लोग 2 बार लिखेंगे, 2 गुना 2। 3 पे पावर 1 का मतलब 1 बार, 5 पे पावर 1 का मतलब कितना? 1 बार। अब गुना कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60। दोस्तों इसका आंसर 60 हो गया। यानी किसी भी 2 नंबर का लासा मासा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है ये मैं आपको बता दिया, ठीक है। हमेशा इसी प्रकार से गुणनखंड करेंगे, और हम लोग यहां से ये मासा निकाल दिए 2 और लासा आ गया 60। समझ गए हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं समझे तो मैं फिर आगे बताऊंगा और समझाऊंगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और वास्तविक संख्या में हमेशा वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, एकदम गारंटी के साथ मैं कहता हूं, अगर वो आप सीख गए तो आपका 2 नंबर और फिक्स हो गया, ठीक है, एकदम गारंटी के साथ कहता हूं। चलिए अब उसको पढ़ेंगे। चलिए अब आप लोग नोट कीजिएगा, देखिएगा क्या चीज में क्या इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्या बताने वाला, क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको क्या बताने वाला हूं। चलिए देखिए, अब यहां पे ध्यान से देखिएगा क्या होता है, ये वास्तविक संख्या के लिए ही होता है, कंपलसरी इसी के लिए है। मासा यानी बता बोलिए तो मासा जो होता है हमेशा किसी 2 नंबर का ही होता है ना, 2 नंबर का होगा या 3 नंबर के होगा, लेकिन ये 2 नंबर के लिए एप्लीकेबल है, 2 नंबर के लिए ही लागू करता है। तो मासा हमेशा 2 नंबर का होता है, 2 नंबर का ही मासा होता है। तो किसी 2 नंबर का मान लेंगे, वो नंबर हमारा जो है ना ए और बी है, कोई भी 2 नंबर हो सकता है, हम लोग मान लेते हैं ए और बी मान रहे हैं, लेकिन वो कोई नंबर होगा, ठीक है। ए कॉमा बी यानी किसी 2 नंबर का मासा, अभी बताए थे 6 और 20 का मासा, उसी तरह कोई 2 नंबर का मासा गुना लासा, कौन? कोई 2 नंबर का ही लासा, क्योंकि हमेशा किसी 2 नंबर का ही लासा और कोई 2 नंबर का ही मासा, ये जो हो जाएगा, ये जो होगा बराबर होगा पहली संख्या मान लेते पहली संख्या हमारा ए होगा गुना
दूसरी संख्या मान लीजिए आपका क्या होगा, बी होगा। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं नीचे लिख दूं। यहाँ पे मासा गुने मासा, दो संख्या का मासा गुने लसा, दो संख्या का, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, पहली संख्या यानी a गुना दूसरी संख्या यानी b, इसके गुणनफल के हमेशा बराबर होता है, इसके गुणनफल के हमेशा बराबर होता है। ये आप अच्छे से सीख जाइए और ध्यान से सीख लीजिए कि किसी दो नंबर का मासा होगा, किसी दो नंबर का लसा, और मासा और लसा को गुना करेंगे तो जो दोनों संख्या है ना, अरे जो दोनों संख्या कौन, दोनों संख्या जिसका मासा है और दोनों संख्या जिसका लसा है, ठीक है, उसी जो है वही दोनों संख्या को गुना करेंगे ना, पहली संख्या यानी a और दूसरी संख्या यानी b। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। पहली संख्या a ब्रैकेट में दिए a, दूसरी संख्या यानी ब्रैकेट में b, तो उसके गुणनफल के बराबर होता है। यानी किसी दो संख्या का मासा गुने किसी दो संख्या का लसा बराबर होगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये आपका कंसेप्ट है, फॉर्मूला है, आप याद कीजिएगा। इसी से मैं 4 फॉर्मूला आपको बनाऊंगा। पहले आप इसको शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लोग शॉर्टकट में कैसे लिख लीजिएगा, या हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि HCF किसका, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, कोई दो संख्या का HCF, कोई दो संख्या का LCM, ये जो होगा हमेशा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के बराबर होगा। ये आपका इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए आता है हमेशा। यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बताऊंगा। दो संख्या का लसा, दो संख्या का मासा गुने दो संख्या का लसा, जब लसा मासा का गुना करेंगे ना तो दो जो संख्या है वो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब मैं इसे फॉर्मूला बनाऊंगा, आप इसी का और करके लिखा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। अगला देखिएगा यहाँ से, अब यहाँ से 4 फॉर्मूला जनरेट होते हैं जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। और खासकर मैं बता दूं 2018, 19, 20 ये पिछले 3 साल में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है और पूछेगा ही, क्योंकि 2018 में सिलेबस चेंज हुआ था और तभी से हम लोग के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पे अगर एक बात बताइए कि हमको मासा निकालना होगा तो मासा समझ जाइएगा, इंग्लिश में या हिंदी में लिखेंगे दोनों आप सीख जाइएगा। मासा निकालना होगा तो कोई दो संख्या का ही ना मासा होगा, एक पहली संख्या एक दूसरी संख्या, ए और बी कोई दो संख्या है आपको, जैसे कि 10, 5, 20, 50, 18, 32 कोई दो संख्या। तो किसी दो संख्या का मासा निकालना होगा तो मासा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, देखिए मासा को यही रखें, मासा को यही रख के उधर क्या है हमारा, उधर है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, गुना में एलसीएम है, गुना में एलसीएम उधर जाएगा तो क्या होगा, जब कोई नंबर इधर गुना में रहता है उधर क्या जाता है, भाग में जाता है। उधर क्या लिखेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अब बट्टे में क्या बट्टे में आपको क्या लिख देंगे, लसा, किसका, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का। ये आपका पहला फॉर्मूला बन के तैयार हो। ए और बी का मतलब बता चुके हैं, ए मतलब हो गया पहली संख्या और बी मतलब हो गया आपका दूसरी संख्या। तो अगर हमको मासा निकालना पड़े, मासा जैसे कि आपको दो संख्या दे दे, बताऊंगा क्वेश्चन बताऊंगा, दो संख्या दे दे 30 और 50 दे दे और उसका लासा भी दे दे कि कोई दो संख्या है 30 और 50, उसका लासा 12 है तो उसका मासा ज्ञात कीजिए। तो तब ये फॉर्मूला हम लोग अप्लीकेबल करेंगे, यानी जो पूछा जाएगा उसके बारे में सोचेंगे। यानी आपको मासा पूछेगा तो मासा बराबर फॉर्मूला बोलेंगे कि मासा बराबर किसी दो संख्या का मासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे में लसा। मासा जब पूछेगा तो नीचे लसा आएगा और जब लसा पूछेगा, लसा आपसे पूछते लसक का कोई दो संख्या का लसा पूछे तो यहां भी बोलेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और नीचे में इस बार क्या आएगा, मासा आ जाएगा। ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2019 में भी और 2020 में भी लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ से, ऑब्जेक्टिव में भी और 2 नंबर के सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। मैं आपको यहाँ से भी 2 मार्क्स का एकदम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्का करवाने वाला हूँ।
चलिए फॉर्मूला समझ गए हैं कि मासा पूछेगा तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे में लसा, यानी मासा पूछेगा तो नीचे में लसा होगा, और लसा निकालना होगा कोई दो संख्या का, तो वही दोनों संख्या का गुना यहाँ होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और नीचे में क्या हो जाएगा मासा, यानी लासा मासा पूछेगा तो नीचे लसा होगा और लासा पूछेगा तो नीचे मासा होगा, ऊपर में हमेशा दोनों संख्या का गुणनफल होगा। दो फार्मूला यहाँ से हो गया, ये मेन आपका था, इसी से मैंने ड्राइव किया वो दोनों फार्मूला को। अब जो है दो फार्मूला और बनेगा। अब जैसे कि लासा दे दे, ये हमेशा आपको दो संख्या देगा और लासा देगा तो मासा निकालने बोलेगा, या आपको दो संख्या देगा और मासा देगा तो आपको लासा निकालने के लिए बोलेगा। ये हमेशा तीन चीज देता है तो एक चीज पूछता है, ठीक है। अब आपको दो लासा भी दे दे मासा भी दे दे और कोई एक संख्या दे, तब आपको कहेगा दूसरी संख्या कैसे निकलेगी, तो वो दूसरी संख्या या कहीं कोई दो लासा मासा दे दे, लासा मासा आपको दे दे और कहे क्या कि पहली दूसरी संख्या ये पहली संख्या कहती है, तब कैसे निकालेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ के इसको याद कर लीजिएगा। समझ याद क्या करना है, इसको समझ लीजिए अच्छे से, फिर मैं आगे दो फॉर्मूला बताता हूँ। बिठा दें, चलिए दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लासा पूछेगा तो वो लगाएंगे और मासा पूछेगा तो फिर मासा वाला लगाएंगे। चलिए अब यहाँ पे आपको पूछ दे कि चलिए अगर आपको पूछ दे पहली संख्या पहली संख्या यानी पहली संख्या को क्या बोलते हैं, ए ना, पहली संख्या। जैसे कि आपको मासा दे दे लासा दे दे कोई दूसरी संख्या दे दे, बोलेगा पहली संख्या क्या होगा, तो पहली संख्या बराबर पहली संख्या क्या, तो यहां पे देखिएगा ये दोनों लासा गुने मासा, ए पूछ रहा है तो बी यहां पे गुना में इधर आ जाएगा बी ना, बी नीचे आ जाएगा तो ऊपर में ए बचेगा ना। यहां पे हम डायरेक्ट बोलेंगे क्या कि मासा यानी किसका, एक दो संख्या का गुण है लासा किसका, कोई दोनों संख्या का, अब बटे में क्या हो जाएगा दूसरी संख्या यानी बी, ठीक है। ये आपका पहली संख्या पूछेगा तो दूसरी संख्या भी पूछेगा तो यहाँ दूसरी संख्या पूछेगा तो यहाँ पहली कर देंगे, मैं वो भी लिख दे रहा हूँ। पहली संख्या यानी आपको मासा दे देगा लासा दे देगा और कोई एक संख्या दे देगा या दूसरी संख्या बोल देगा कि दूसरी संख्या ये है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए, तो पहली संख्या बराबर फॉर्मूला लगाइएगा। अगर आपसे दूसरी संख्या पूछ दे, दूसरी संख्या यानी बी पूछ दे, तो हम लोग फिर यहाँ पे बोलेंगे क्या कि मासा किसका, कोई दो संख्या का मासा गुने लासा, कोई दो संख्या का लासा, और नीचे में क्या हो जाएगा दूसरी पूछा है तो नीचे में क्या आ जाएगा पहली संख्या यानी ए। ये आपका चार फॉर्मूला में और एक जो है जिससे मैं फॉर्मूला बनाया वो दिया। आशा करता हूं कि आप इसे समझ गए हो, ठीक है। यानी जब आपको मासा लासा दे दोनों दे दे और कोई एक संख्या दे दे, पूछेगा पहली संख्या तो ये लगाएंगे फॉर्मूला। अगर आपको लासा मासा दे दे कोई एक संख्या दे दे, पहली संख्या दे दे, पूछेगा दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या वाला फॉर्मूला लगा देंगे। आप चारों फॉर्मूला और इसको अगर चार फॉर्मूला याद भी नहीं रहते, अगर आप इसको अच्छे से समझ जाइएगा तो यहाँ से आप फॉर्मूला बना सकते हैं। तो आप चार फॉर्मूला और ये कंसेप्ट को याद कर लीजिएगा। लासा मासा को आप अच्छे से समझ गए होंगे, आप उसे देख लीजिएगा। और हाँ, ये आपका थ्योरी क्लास था, इस पे कैसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं मैं ये आपको क्वेश्चन करवाऊंगा और ऐसे बताऊंगा कि जैसे कि आप एग्जाम में अच्छे से बिल्कुल बेहिचक बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। जैसा मैं बताया आप लोग अच्छे से समझ गए, किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप थ्योरी को समझ लीजिएगा, फॉर्मूला को कंसेप्ट को अच्छे से जान लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। मैं अगले क्लास में आपको बेहतरीन तरीके से बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न मैं आपसे बनवाऊंगा। जी हाँ, जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 3 साल में मैं वो आपसे बनवाऊंगा। मैं आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल करवा दूंगा और एक्सरसाइज करवा दूंगा और बोर्ड एग्जाम के पिछले 3 साल में प्रश्न जो पूछे गए हैं वो प्रश्न मैं आपको होमवर्क में दूंगा बनाने के लिए।
इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि आपने बोर्ड का एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को सॉल्व कर दिया बेहतरीन तरीके से। कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा सिखाऊंगा कि आप कभी इस जन्म तो आप भूल ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो अब मैं इस क्लास को यहीं रोकता हूँ। मिलता हूँ अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और हाँ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बस मेरी वीडियो को रेगुलर देखिए, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये दोस्तों आपका अपना चैनल है, आपको इस चैनल के माध्यम से ढेर सारी पढ़ाई और बोर्ड की अच्छी एकदम 100 टॉप क्लास पढ़ाई करवाई जाएगी, और आप इसे सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको मिल सके। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।